मगर उसमें हम कहते हैं ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा में जो है ब्लंट ट्रॉमा हमने पहले पढ़ा था, शार्प ट्रॉमा, चाकू लगना, छुरी लगना, पेनिट्रेटिव ट्रॉमा। ठीक है, अब है ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा हेड के ऊपर, हेड इंजरी बहुत कॉमन है। हेड इंजरी बहुत कॉमन है, तो लड़ाई में सर में कोई चीज मार दी, मोटरसाइकिल पे भी। मोटरसाइकिल वालों की सबसे ज्यादा डेथ किस वजह से होती है? हेड ट्रॉमा की वजह से। हेड ट्रॉमा, जैसे तो हेड ट्रॉमा जब भी हो, दिमाग, ट्रॉमा क्यों इतना डेंजरस है? दिमाग होता है हमारे सर के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ना दिमाग की कंसिस्टेंसी कैसी होती है पता है कुछ? आपने कच्चा अंडा देखा हुआ है? कच्चे अंडे की जो जर्दी होती है ना, हमारा दिमाग इस तरह का होता है। और हमारा दिमाग हमारी स्कल के अंदर फ्लोट कर रहा है, स्कल के अंदर फ्लोट कर रहा है। देखो तो इतना बुलबुला सा ये होता है। ठीक है, तो जब भी कोई सर पे चोट लगे और एल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, तो कौन सा काम लाजमी करना चाहिए? सीटी स्कैन। ये अपना एक असूल बना लें कि जब भी सर पे चोट लगे और एल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने सीटी स्कैन करना चाहिए। सीटी स्कैन में जो रैपिडली सीटी स्कैन हो सकता है वो कौन सा हो सकता होता है? विदाउट कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट में थोड़ा टाइम लगता है, वो कंट्रास्ट के लिए आपको फ्लूइड देना चाहिए, पेशेंट को हाइड्रेट करके। और फिर हाँ, तो कंट्रास्ट का अरेंज करना होता है, आरएफटी देखने होते हैं, फिर आप कंट्रास्ट वाले सीटी स्कैन को आते हो। लेकिन हमने सीटी स्कैन पे देखना क्या है? ब्लड देखना है। तो ब्लड सीटी स्कैन पे इस तरह का नजर आता है, वाइट। मैंने आपको बताया था सीटी स्कैन में तीन चीजें वाइट नजर आती हैं, बीबीसी, ब्लड, बोन एंड कैल्सिफिकेशन। ब्लड, बोन एंड कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो सब ड्यूरल हेमाटोमा हमें ऐसा नजर आता है, और एपिड्यूरल हमें ऐसा नजर आता है। सब ड्यूरल ऐसे क्रिसेंट शेप्ड, और एपिड्यूरल ऐसे बाई कन्वेक्स। ठीक है। अच्छा, जब भी ब्रेन के अंदर कोई ट्रॉमा हो, या ब्रेन के अंदर कोई एसओएल आ जाए, स्पेसिफिक आ जाए, एवी मैल्फॉर्मेशन हो, कोई ट्यूमर आ गया, मेटास्टेसिस आ गया, पैरासाइट आ गया, लिम्फोमा आ गया, या ये ब्लीडिंग हो गई माँ, तो क्या होगा? ब्रेन इज ए क्लोज्ड कैविटी। क्लोज कैविटी होने की वजह से अंदर प्रेशर हो गया होगा, इंक्रीज होगा। दिस लीड्स टू रेज इंटरनल प्रेशर। तो रेज इंटरनल प्रेशर कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट? वोमिटिंग, हेडेक, वोमिटिंग, आंखों में पिupil edema, altered स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जब हम लोग हेडेक का लफ्ज सुनते हैं ना, किसी पेशेंट को हेडेक है, और साथ उसको ना ये वाले मसले मसाइल हैं, पल्स कम होना, हाइपरटेंशन होना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपिल्स, वॉमिटिंग एंड पिupil edema। आपने कभी क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैचेस में प्लेयर्स को देखा है, सर पे चोट लगे तो फौरन आते हैं, आगे क्या कर रहे होते हैं वो? उसका आई का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा उसकी आंख में टार्च मार के देख रहे होते हैं। क्या मार के देख रहे होते हैं? प्यूपल तो नहीं, किसी एक तरफ की प्यूपल डायलेट तो नहीं हो गई? तो एक तरफ प्यूपल डायलेट होने का मतलब यह है कि पेशेंट को थंडर पास हो या रेस इंटरक्रानियल प्रेशर हो। ठीक है। अच्छा, ये ब्रेडिकार्डिया ना हाइपरटेंशन, इसको हम कहते होते हैं अलॉन्ग विद एसी कहते हैं कुशिंग्स रिफ्लेक्स। याद है कुछ? कुशिंग्स रिफ्लेक्स हम लोगों ने पहले भी शायद पढ़ी हुई है, कुशिंग्स रिफ्लेक्स। ठीक है, जब ब्रेन में फूलेगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा, डिप्रेस करेगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो रेज आईसीपी किसी भी वजह से हो, चाहे वो मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, या पेशेंट को सेरेब्रल मलेरिया है, या कोई एसओएल है, स्पेस ऑक्यूपेंट लिया ना, कोई भी जिस वजह से रेज आईसीपी हो, तो उसको कम करना जरूरी है। हम कम कैसे कर सकते हैं रेज आईसीपी? डायूरेटिक से। ठीक है, डायूरेटिक से। डायूरेटिक इज कौन सा मैनिटोल, कौन सा डायूरेटिक होता है? मैनिटोल कौन सा डायूरेटिक होता है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। आपके यूरिन में से पास, यूरिन ज्यादा पास करवाएगा तो पेशेंट को, तो हम लोग आईसीपी कैसे कम करते हैं? पेशेंट की हेड एलिवेशन करते हैं थोड़ी सी, उसको हाइपर वेंटिलेट करवाते हैं। हाइपर वेंटिलेट करवाने से कैसे आईसीपी डिक्रीज हो जाता है? जब हम तेज सांस लें तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेजोडाइलेटरी गैस। वेजोडाइलेशन कम होगी तो ब्रेन एडिमा कम होगा। ठीक है, साथ पेशेंट को मैनिटोल देते हैं। और इससे नेक्स्ट स्टेप होता होता है बार होल क्रेनियोटमी। क्रेनियोटमी।
तो थोड़ा सा यहाँ पे सुराख कर दें ताकि ब्रेन का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए। ठीक है। अगर हमें ये हिमोटोमा नजर आए तो अगर अगर आप लोग इस हिमोटोमा को देखो, ये ब्लड जमा हुआ है, इस साइड का वेंट्रिकल देखें और इस साइड का वेंट्रिकल देखें तो क्या नजर आ रहा है? ये वाली साइड का वेंट्रिकल कंप्रेस्ड है, ये वाला वेंट्रिकल कंप्रेस्ड है। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर इस साइड से इंक्रीज हुआ है। वेंट्रिकल्स हमारी ब्रेन में वो वाली एरियाज होते हैं जहाँ पे फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो कि दबाने से दब जाता है। ठीक है। तो जब भी ब्लीडिंग होगी तो उसको, इसकी मैनेजमेंट में मेन स्टेप क्या होगा? रेडियस को कम करने के अलावा क्या होगा? इसको निकालना, करनेटमी करके इस ब्लड को निकालना। ठीक है। अच्छा जी, स्कल फ्रैक्चर अगर पेशेंट हमें मिले, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो यही है, सब सारे हेड ट्रॉमा के अंदर मेजर मैनेजमेंट यही है। मैंने का रेज आईसीपी है उसको मैनेज किया जाए। तो अगर पेशेंट का ज्यादा वो नहीं है, हल्की फुल्की सी है, तो उसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है। थोड़ी देर से बाद वो जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। ठीक है। अगर इनमें से कोई चीज है हिमोटोमा, तो हिमोटोमा को ड्रेन करना जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, एपिडर्मल हिमोटोमा हमने पहले भी पढ़ा था न्यूरोलॉजी के अंदर। मैंने क्या क्या वर्ड याद करवाया था एपिडर्मल हिमोटोमा के साथ? एपी आर्टरी। एपी के साथ वर्ड याद रखना है, एपी आर्टरी। इट इज ड्यू टू रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है। पेशेंट को ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा होने के बाद पेशेंट सर पे चोट लगी, किसी वजह से लड़ाई हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ, फिर चलता फिरता रहा, फिर कुछ देर बाद फिर बेहोश हो गया। जो कुछ देर में होश में आया था उसको क्या कहते होते हैं? ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल। तो एपिडर्मल हिमोटोमा के अंदर क्या चीज होती है? ल्यूसिड इंटरवल होता है। तो इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आ सकते होते हैं। तो ल्यूसिड इंटरवल किसके अंदर होता है? एपिडर्मल हिमोटोमा में कौन सा ब्लड होता है? एपिडर्मल हिमोटोमा के अंदर ब्लीडिंग की शेप कैसी होती है? तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? बारहोल करने करके हम इस हिमोटोमा को ट्रेन कर दें। ठीक है। इसके अंदर ब्लड फैल जाता है, इसके अंदर फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो होती है ना मेनिंजेस, वो ब्रेन के उसके स्कल के साथ फिक्स्ड होती है स्यूचर्स के थ्रू। ठीक है। तो सब ड्यूरल में स्यूचर्स नहीं होते हैं, जबकि एपिड्यूरल में ड्यूरा की ऊपर वाली साइड, बाएं वाली साइड जो है वहाँ पे स्यूचर्स होते हैं, इस वजह से ब्लड ये फैलता नहीं। ठीक है। अच्छा जी, सबरेनल हेमाटोमा। सबरेनल हेमाटोमा के साथ हमने क्या क्या वर्ड याद किए थे कि इसके अंदर वीनस ब्लड होता है। वीनस ब्लड। अब वीनस ब्लड जो होता है उसके अंदर प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो बाज का ये वाला जो हेमाटोमा है ये क्रोनिक भी हो जाता है, पता चले कुछ महीना पहले, और इसमें बाज का ट्रॉमा की हिस्ट्री भी नहीं होती। ठीक है। ये स्कल है और ये नीचे ब्रेन है। ब्रेन और स्कल के दरमियान में एमिस्ट्री वेन्स है। ये बेसिकली इन एमिस्ट्री वेन्स के टूटने की वजह से हुआ है। जैसे जैसे ओल्ड एज होती है हमारा ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, ब्रेन श्रिंकन हो जाता है, ब्रेन एट्रोफी होती है ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेल्टस होते साथ, और माइक्रो इन्फार्क्ट बनते हैं। माइक्रो इन्फार्क्ट की वजह से ब्रेन एट्रोफी और हो जाती है फ्रंट ब्रेन। तो स्कल और ब्रेन का फासला इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से बड़ी दफा ऐसा रहता है कि बाबा जी मोटरसाइकिल की पीछे बैठे हुए थे तो जंप नजर नहीं आया बेटे को, तो एकदम जो है वो, हालांकि गिरे नहीं है लेकिन एक झटका लगा, ज्यादा जोर झटका लगा है। ठीक है। तो हो सकता है इतने ही झटके से उनको सर की जो हिमोटोमा बन गया हो सर पे। तो ट्रॉमा तो है ही है, डंडा लगना तो है ही है, सर पे कोई चोट लगना तो है ही है, लेकिन इसमें इस तरह की हिस्ट्री भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ट्रॉमा की हिस्ट्री ना मिले आपको। ठीक है। तो इसके अंदर जो ब्लड होता है ये ऐसे फैलता है क्योंकि ये स्विचेस नहीं होते इस एरिया के अंदर। अच्छा जी, इसी पेशेंट को मैसेज मैनेज कैसे करेंगे? वही बारह के नोट भी करेंगे, और रेज आईसी को कैसे मैनेज करेंगे? मैनिटोल देंगे, फिर अपराइट करेंगे थोड़ा सा उसकी हेड एंड, और हाइपर वेंटिलेशन। डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी, डिफ्यूज इंजरी से क्या मुराद है?
गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है, टक्कर हुई तो एकदम रुक गई। जब हम जाते हैं तो एक साथ नीचे जोर के ब्रेन अंदर शेक हो जाएगा। ब्रेन अंदर शेक हो जाएगा, शेक होगा तो छोटे 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 इंफार्क्ट बनेगा, छोटे छोटे हेमरेजेस होंगे बेसिकली। ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन में, आपने कभी गाड़ी खड़ी है, पीछे से आपके साथ टक्कर मारी है, वो विप्लैश इंजरी, तो एकदम सर तेजी से मूव किया, तो तेजी से मूव हो या तेजी से सर रुके, तो उससे क्या होगा, तो पेशेंट को ब्रेन के अंदर छोटे छोटे हेमरेजेस होंगे, वो कैन लीड टू डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज। ठीक है, सीटी स्कैन पे हमें ब्लरिंग या पंक्टेड हेमरेजेस, पंक्टेड होता है छोटे छोटे हेमरेजेस नजर आते हो। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कोई खास मैनेजमेंट कर नहीं सकते सिवाय किस चीज के, अगर रेज आईसीपी है तो उसको कम कर, इस वजह से रेज आईसीपी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया। तो रेज आईसीपी के फीचर्स आपको आने चाहिए। जब मैं हेडेक पढ़ा रहा होता है ना, कभी हेडेक की आप लोग हिस्ट्री ले रहे हो, इसमें रीजन मेरे सर में दर्द होता है, सर में दर्द तो बहुत सारी वजूहत से होता है। सबसे कॉमन हेडेक की रीजन क्या है? टेंशन हेडेक, मिग्रेन, ड्रग्स की वजह से एम्लोडिपिन लोग ले रहे होते हैं, हेडेक होता रहता है, और कंट्रासेप्टिव से हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन रीजन है। नजर का मसला बच्चों में सबसे कॉमन खास, नजर नहीं ठीक, लेकिन अलार्म फीचर्स पूछने होते हैं। अलार्म फीचर्स में हमने रेज आईसीपी ले ली, सडन सीवियर हेडेक, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, हिस्ट्री ऑफ द क्या डायग्नोसिस है? सब रेकनेंट हेमरेज। ठीक है, मॉर्निंग टाइम वॉमिटिंग होती है, फोकल साइंस आ रहे हैं, क्या डायग्नोसिस है? रेज इंटरक्रैनियल ब्लश, रेज इंटरक्रैनियल ब्लश, ये जो भी बात हो रही है। ठीक है, एसवेल, तुम सही कह रहे हो, एसवेल। चेस्ट का ब्लंट ट्रॉमा, चेस्ट का ब्लंट ट्रॉमा यूजुअली कैसे होता होता है कि कोई सीट बेल्ट पहनी हुई है, गाड़ी एकदम रुकी है, अब हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अल्लाह ताला ने जो ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, और ये हमारी अगर चेस्ट है, ट्रेकी है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, इसका दरम्यान में हार्ट पड़ा हुआ है, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सारी जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स को एक तरतीब से अंदर लटक रहेंगे, एक तरतीब से लटक रहेंगे। जब एकदम वो होगा तो क्या होगा, क्योंकि तरतीब खराब हो। ठीक है, तो चेस्ट में पेशेंट को ट्रॉमा हो तो क्या होगा पेशेंट को, या दिल का मसला होगा या लंग्स का मसला होगा। लंग्स का मसला होगा तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? खांसी, बलगम, सांस में मसला, रेस्पिरेटरी रेट का ज्यादा होना। ठीक है, और अंदर एक चीज क्या हो सकती है, या निमोथोरेक्स हो गया, या हीमोथोरेक्स हो गया, या नीमोमीडियास्टिनम हो गया। ठीक है, तो निमोथोरेक्स के फीचर्स भी हमने कल पढ़े थे, क्या होते हैं? डिक्रीज बेस डिक्रीज एक्सपेंशन और हाइपर एरियाज। और हीमोथोरेक्स में क्या मिलेगा? एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, उससे पहले डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स, और डर प्रकर्शन और डर मिलेगा। ठीक है, तो अंडरलाइन काज को बेसिकली हम लोगों ने ट्रीट करना होता है। निमोथोरेक्स है, हीमोथोरेक्स है, उसको हम लोगों ने ड्रेन करना है कार्डियकली। चेस्ट ट्यूब इंसेक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ी थी चेस्ट ट्यूब, उसके लिए हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी पढ़ा था। वो क्या होती है? पेट्रोलस मेजर, लेटिसमस डोर्साई, और फिफ्थ इंटरकोस्टल, फिफ्थ रिब। अच्छा जी, ब्लंट कार्डियक ट्रॉमा, कार्डियक ट्रॉमा। अब दिल का काम क्या है? ब्लड प्रेशर में पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना। अगर हार्ट को ट्रॉमा होगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन होगी, तो जिसको मायोकार्डियल कंट्यूजन कहते हैं। उसके अराउंड पेरिकार्डियम पड़ी हुई है, पेरिकार्डियम में ब्लड आ सकता है, तो हीमोपेरी पेरिकार्डियम। ठीक है, और साथ ही पेशेंट को अरिथमियास हो सकता है। जैसे मैंने कहा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं बड़े तरीके से लटक रहे हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर।
ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं। तो नर्व्स एकदम रप्चर होंगी तो क्या हो सकता है कि हार्ट को रिदमियास हो सकती है। माइक्रोकार्डियल कंटीन्यू की वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी, तो पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा। ठीक है, तो जब शॉक में हो पेशेंट, तो शॉक में पहला लफ्ज क्या होता है, शॉक में हो पेशेंट पहला उस मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या होता है, फ्लूइड लगाना, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हमने कल तफसील से पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह पल्मोनरी कंट्रूजन, पल्मोनरी कंट्रूजन मीन्स कि आपका जो लंग्स हैं, उनके लंग्स के अंदर बेसिकली क्या चीज होती है सबसे ज्यादा, एल्वुलाई। एल्वुलाई में, एल्वुलाई के अराउंड क्या होता है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। फिर वही एल्वुलाई जो होती हैं वो एक्सचेंज का काम कर रहे हैं ना। तो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से उन कैपिलरीज का रप्चर हो तो छोटे 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 हेमरेजेस होंगे, छोटे से हेमरेजेस होंगे, उसको कहते हैं हम पल्मोनरी कंट्यूजन। तो पल्मोनरी कंट्यूजन, पल्मोनरी कंट्यूजन हमें किस तरह का नजर आएगा, ऐसा ही नजर आएगा जैसा कि हम लोगों ने एआरडीएस में देखा था। इस साइड पे पेशेंट को डंडा लगा है, स्टेरिन लगा है, ईंट लगी है, हॉकी लगी है। तो ये वाला एरिया ना कंसोलिडेशन है, लेकिन ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो कंट्यूजन क्या है, क्योंकि उस एरिया में क्या आ गया है, छोटे छोटे हेमरेजेस और फ्लूइड आ गया। ठीक है, ये एओर्टिक डिस्ट्रप्शन इज ए वेरी, जो है ना वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। मीन्स की जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ किधर है, हाँ, मतलब मैंने आपको बताया कि हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलेगी, और ब्लड वेसल बड़ी तरतीब से निकलती हैं, और ब्लड वेसल ने भी आपस में जुड़े होने होता है आपस में। तो हार्ट का ब्लड वेसल उखड़ जाए। ठीक है, तो यूजली कहाँ से उखड़ता होता है, एओर्टिक डिस्ट्रक्शन कहाँ से होती होती है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम के करीब से। ठीक है, उसे होगा क्या, एओर्टा रप्चर होगी, रप्चर होगी तो हमें मीडियास्टियम वाइडनिंग मिलेगी, मीडियास्टियम वाइडनिंग। मीडियास्टियम कौन सी चीज होती, क्या चीज होती है, दो लंग्स का दरमियानी हिस्सा इज कॉल्ड मीडियास्टियम, दो लंग्स का दरमियानी हिस्सा इज कॉल्ड मीडियास्टियम, दिस इज मीडियास्टियम। अब आपका एओर्टा इधर से गुजर रहा होता है ना ऐसे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ऐसे निकल के नीचे आता है। ठीक है, तो अगर वो हो उसमें कोई रप्चर आए तो क्या होगा, मीडियास्टिनल, उसके अगेंस्ट ब्लड आ जाएगा, डिसेक्शन हो सकती है, तो ये इस हिस्से की डायलिटेशन मिल जाएगी, जैसे कि इस पेशेंट के अंदर होता है, मीडियास्टिनल वाइडनिंग हुई हुई है। ठीक है, एक्चुअली लॉस ऑफ एओर्टिक नॉब, एओर्टिक नॉब का पता है आप लोगों को, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे दिखा के दिखाता हूँ पहले। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं एओर्टिक नकल, एओर्टिक नकल या एओर्टिक नॉब कहते हैं इस एरिया। ठीक है, तो अगर एओर्टिक डैमेज हो तो ये इस नॉब की या नकल का एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, प्लूरल कैप, डेविएशन ऑफ द ट्रेकिया एंड इसोफेगस, यहाँ से आपकी ट्रेकिया भी गुजरती है। ट्रेकिया मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ट्रेकिया में कैसे नजर आती है एक्सरे पे, ये ट्रेकिया नजर आ रही है। अब ये यहाँ पे अगर प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज होगा तो ट्रेकिया पुश हो जाएगी किसी एक साइड से, ट्रेकिया डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चल सकता है पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड का,
लेकिन बेस्ट टेस्ट इज सीटी एंजियोग्राफी। लेकिन सीटी एंजियोग्राफी के लिए जरूरी क्या चीज़ है कि पेशेंट स्टेबल हो, इतना स्टेबल हो कि एंजियोग्राफी के लिए जा सके। अनस्टेबल पेशेंट को क्या करना है हम लोगों ने हमेशा, पहले स्टेबल करना, फ्लूइड लगाना है, फ्लूइड लगाने के साथ ही उसको ओटी शिफ्ट करना है, ओटी शिफ्ट करके तो फिर उसकी थोरेकोटमी कर। ठीक है। इमरजेंसी सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर एनी डिफेक्ट। अच्छा, फिर बड़ा मशहूर टॉपिक है दैट इज फ्लेयर चेस्ट। व्हाट इज फ्लेयर चेस्ट? फ्लेयर चेस्ट क्या होता है कि ऐसा ट्रॉमा हुआ है, उस ट्रॉमा की वजह से आपकी जो रिब्स हैं वो दो जगह से टूट गई है। इधर से भी टूट गई, इधर से भी टूट गई। ये भी कम से कम तीन हड्डियां दो जगह से टूटी हुई हैं। उसे होगा क्या, हम जब सांस लेते हैं ना, हमें सांस लेते तो पूरी चेस्ट बाहर आती है, लेकिन वो वाला जो टूटा हुआ हिस्सा है वो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, सांस लेते तो सालों नजर आता है, लेकिन टूटा हुआ हिस्सा अंदर की तरफ जाता है। ठीक है। हम देखते हैं। ठीक है। क्लास में। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। ओके। तो फ्लेयर चेस्ट क्यों डेंजरस है? रिब्स फ्रैक्चर हुई हैं, रिब्स फ्रैक्चर होगी तो क्या काम करेगी? शार्प एज कैन लीड टू निमोथोरेक्स। और दूसरा, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। और पेशेंट को रिब्स टूटने की ना पेन बड़ी होती है। जब पेन होती है तो सांस नहीं लिया जाता, सांस नहीं लेता तो पेशेंट हाइपोक्सिया में जाता है, बिकॉज इसकी चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसको फिक्स करना बड़ा जरूरी हो। ठीक है। तो पेन रिलीफ, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और रिब फिक्सेशन सर्जिकली ऑफ। अच्छा जी, एब्डोमेन के ट्रॉमा के अंदर, अब एब्डोमेन में ऑर्गन्स क्या क्या हैं? इधर लिवर, इधर स्प्लीन, पीछे किडनीज, दरमियान में स्टमक, पेंक्रियास। अब स्टमक और पेंक्रियास जो होते हैं ना, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको जितना मर्जी मुक्के चुके मारते हैं उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन वैसे थोड़े से सोलर ऑर्गन कौन से हैं? स्प्लीन और लिवर। स्प्लीन और लिवर, तो यही दो टूटते हैं। सबसे कॉमन है स्प्लीन। ठीक है। स्प्लीन का इंजरी ब्लंट एब्डोमेन ट्रॉमा की सबसे इंपॉर्टेंट इंजरी। ठीक है, तो स्प्लीन इंजर हो जाए तो उसको यूजली बचती नहीं, उसको निकालना पड़ता है। अब स्प्लीन को हम लोग निकालें तो क्या होगा? स्प्लीन इज मेजर फिल्टर ऑफ द बॉडी। तो कौन से इन्फेक्शन में का इजाफा जाता होता है? निमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, क्लेब्सियला, एच इन्फ्लुएंजा, एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो हमें स्प्लीन स्प्लीन। अच्छा, अब अंदर कोई ऑर्गन ब्लड में ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट है, लड़ाई है, कुछ भी है, तो हमें कैसे पता चल सकता है कि पेट में कुछ है कि नहीं है? उसके दो काम करते रहते हैं। अल्ट्रासाउंड, जिसको हम फास्ट स्कैन करते हैं। दूसरा, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज, डीपीएल जिसको कहते हैं, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज। ठीक है। ये क्या होता है कि हम सुई मार के देखते हैं अंदर, अंदर से ब्लड निकल आए तो इसका मतलब है कि अंदर ब्लीडिंग पड़ी हुई है, इसको खोलना पड़ेगा। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। पेशेंट अगर अनस्टेबल है, अनस्टेबल से क्या मुराद है? जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो पेशेंट शॉक में जाएगा और फौत हो जाएगा। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो क्या काम करना है? लेप्रोटमी। लेप्रोटमी, फ्लूइड लगाना है। सारे काम साथ हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा ना कि कोई ट्रॉमा का केस आए तो हम फ्लूइड भी लगा रहे होते हैं, ब्लड भी लगा रहे होते हैं, पेशेंट की ओटी भी अरेंज कर रहे होते हैं, अटेंडेंट्स के पीछे भी पड़े होते हैं, ब्लड का अरेंज करो। ठीक है, साथ ही पेशेंट को हमने ओटी शिफ्ट करना है, करके उधर उधर ही सारे काम करने हैं उसके। ठीक है। तो ये उसकी वो है ब्लड ब्लड ट्रॉमा हो, पेशेंट को साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस हो। साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस क्या थी, हम लोगों ने कल पढ़े थे? पेन, रिजिडिटी, गार्डिंग पेन। ठीक है, हाइपोटेंशन में जाना, ये सारे साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस है, पेशेंट स्टिल लेटा होता है। पेरिटोनाइटिस हो तो लेप्रोटमी करनी ही करनी है। ठीक है, अगर पेरिटोनाइटिस नहीं है तो देखना अनस्टेबल है, अगर अनस्टेबल है तो फास्ट फास्ट
और स्कैन पे ब्लड नजर आ गया या पेरिटोनियल लिवाज में नजर आ गया तो लेप्रोटमी करनी है। अगर नहीं नजर आता तो फिर हमें देखना है कि एक्स्ट्रा ब्लीड के कोई फीचर्स तो नहीं है। ठीक है, हमें देखना है कि सीटी स्कैन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सीटी स्कैन का, जिस पेशेंट में शक पड़े कि पता नहीं अंदर कुछ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हमारा मकसद क्या है मेन, कि वो पेशेंट लेप्रोटमी से बच जाए। हल्की फुल्की पेट में दर्द की कंप्लेन कर रहा है लेकिन शॉक में नहीं जा रहा, तो पेट में चोट तो लगती रहती है। ठीक है, तो अगर सीटी स्कैन पे हमें कुछ नजर आ गया है तो उसको फिर रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं? लेप्रोटमी का, ठीक है, खोल के देख लो, हर चीज का यार खोल के देख लो। ठीक है। अच्छा जी, जो पेशेंट्स एंटीकोगुलेशन के ऊपर होते हैं उनमें ब्लीडिंग होने के और पेट्रोल हेमाटोमा बनने के इम्कान ज्यादा होते हैं। वही साफ सारे एक कॉमन सेंस की बात है ना, तो ब्लड को जमने नहीं देगा, खून पतला हुआ है ना। ठीक है। अच्छा, in patient with spinal cord injuries, catheterization placement is diagnostic and therapeutic for acute urinary retention। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो हमारा यूरिन का सिस्टम खराब हो जाएगा। खराब होगा तो उसमें हम लोग पुलिस डालते होते हैं, पुलिस डालें तो वहां पे हमें मीटर्स के ऊपर ब्लड मिले तो इसका मतलब है कि यूरिथ्रल इंजरी है। ठीक है, यूरिथ्रल इंजरी भी साथ है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज पेल्विक फ्रैक्चर। पेल्विक फ्रैक्चर, अब आपको पता है जो पेल्विस है ना, अह, ये फ्रैक्चर होती है किसकी भला? ड्राइवर की। कैसे भला? ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ है ना, तो स्टेयरिंग उसके यहाँ पे है, स्टेयरिंग लगेगा। दूसरा जो फ्रंट सीट पैसेंजर्स होते हैं, गाड़ी एकदम टकराई है, उसकी टांगे जो है वो आगे जाके लगी हैं, लाके पीछे की तरफ पुश हुई हैं, पुश होने के बाद पेल्विक फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, पेल्विक, आप पेल्विस के अंदर क्या कुछ होता है? ब्लैडर होता है, ब्लैडर के नीचे यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा के साथ ही प्रोस्टेट होता है। ठीक है, और जो हमारा यूरिथ्रा होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। यूरिथ्रा होता है उसके, यहाँ पे पेशेंट को क्या चीज होती है? प्रोस्टेट होता है। तो पर एग्जामिनेशन के ऊपर प्रोस्टेट हमें हाई राइडिंग मिले, इसका मतलब यूरिथ्रा टूट गया। और दूसरा, अगर यूरिथ्रा की इंजरी होगी तो पीनस टिप के ऊपर ब्लड मिलेगा, तो मीटस के ऊपर ब्लड मिलेगा। ठीक है, तो मीटस के ऊपर ब्लड मिले, पुलिस पास करें तो पुलिस नहीं पास होता आसानी से, आगे जाता ही नहीं है, इसको मतलब आगे से रास्ता डिस्टॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ये सारा आपस में कनेक्टेड था ना, यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया, फ्रैक्चर ने इसको पीछे पुश किया था, नर्मल नाजुक सा, तो यूरिथ्रा होता है। ठीक है। अच्छा, हाई रेड पोजिशन में ये होता है, हम लोग पैराटाइज डैमेज जब करते होते हैं ना तो प्रोस्टेट को फील करते हैं। तो प्रोस्टेट हमें नॉर्मल जगह से नहीं फील हो रहा, ऊपर जाकर फील हो रहा है, इसको वो उखड़ के ऊपर चला गया। हाँ हाँ, ब्लैडर की ऊपर पुश होता है, ऊपर पुल हो गया बेसिकली। ठीक है। दूसरा, मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि हमारी चेस्ट कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी, हमारी पेल्विक कैविटी, ये इतनी बड़ी होती है कि इनके अंदर ब्लीडिंग कैन लीड टू शॉक। और तीसरी हमारी थाई, चौथी हमारी थाइस। इन चारों के अंदर इतना ब्लड लॉस हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए? शॉक में चला जाए, पेशेंट शॉक में चला जाए। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जो ब्लीड हुआ वो ब्लीड के पे स्पूटम में पेल्विस में और ये एनाटॉमी का सवाल है। ये हमारी पेल्विक बोन्स ऐसी, तो पेल्विक बोन ऐसी इस जगह यूरिन बेटर होता है। फीमेल पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या चीज आ जाती है यहाँ पे? यूट्रस। ठीक है, तो ये हमारी रिमाई का फ्रैक्चर हो,
पूरी इस बोन का फ्रैक्चर, ज्यादातर इस रेमाई का फ्रैक्चर होता है। अच्छा, पहला काम क्या करना है? अप्लाई प्रेशर टू इंटीरियर स्पाइन बायलेटरली टू टेस्ट फॉर अनस्टेबल ओपन बुक फ्रैक्चर। एक्सरे करके देखना है फ्रैक्चर को। स्टेबल पेशेंट है तो उसका हम लोग सीटी स्कैन कर सकते हैं, और अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको उसको फ्लूइड लगाने के साथ ही ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे ताकि ब्लीडिंग के सोर्स को रोका जा सके। ठीक है। अच्छा जी। तो इन पेशेंट में रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राम भी कर सकते हैं। वो क्या होता है? रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राम से क्या मुराद है? तो पेशेंट को पेशाब के रास्ते से कंट्रास्ट देंगे। कंट्रास्ट अगर जब कंट्रास्ट को कहाँ जाना चाहिए नॉर्मली? यूरिन ब्लैडर में। ब्लैडर में नहीं जा रहा लेकिन आसपास स्पिल आउट हो रहा है, मेरे एक्सरे पे नजर आ जाएगा ना, नीचे बिखर गया है, तो इसका मतलब है कि यूरिथ्रा रप्चर है। ठीक है। तीन फ्रैक्चर हो तो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट कॉमन ऑर्गन है। अ, हमें लिब्स रिब्स फ्रैक्चर मिले तो साथ स्पीकर रप्चर लाजमी सोचना चाहिए, क्योंकि इस जगह पड़ी हो, स्पेशली 9 to 11 की। तो स्प्लीन को हमेशा आपने जब भी स्प्लीनेक्टमी करनी हो तो साथ ही पेशेंट को वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। कौन सी वैक्सीन? निमोकोकल, एच इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकल। लिवर की इंजरी जो है वो हमारी लिव्स के साथ एसोसिएटेड है, ये भी कॉमनली, और फ्रैक्चर ऑर्गन है। किडनीज जो है वो उनको उनके फ्रैक्चर के साथ क्या होगा, ट्रॉमा के साथ यूरिन में ब्लड आएगा। तो ये बड़ी मुश्किल है किडनीज का डैमेज होना। ड्यूडिनम, पेंक्रियास और डायफ्राम। ड्यूडिनम का अगर ट्रॉमा हो और ड्यूडिनम में परफोरेशन हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? ड्यूडिनम में एयर है, एयर है तो एयर अंडर द डायफ्राम आएगी। साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस होंगे, एयर अंडर द डायफ्राम आएगी। एयर डायफ्राम के साथ हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कोई एयर कंटेनिंग ऑर्गन जो है वो रप्चर हुआ है। ठीक है। पेंक्रियास, पेंक्रियास का जो है ना इंजरी, ये रिट्रोपेरिटोनियम पड़ा होता है, ब्लड में बड़ा मुश्किल है इसका इंजर होना, लेकिन बच्चों के अंदर पेंक्रियास हो सकता है। तो ये कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट पेंक्रियास अगर डैमेज हुआ है तो? एपिगास्ट्रिक पेन रिलेटेड टू बैक और along with पेंक्रियास के एंजाइम्स का रेज होना। पेंक्रियास के एंजाइम का नाम बताओ। माइलेज लाइफ। डायफ्राम, डायफ्राम का रप्चर हो तो हमें क्या मिलेगा? डायफ्राम हमारा चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट कर रहा है। तो डायफ्राम रप्चर होगा तो पेट के ऑर्गन्स फेफड़ों में पहुंचे होंगे, हथेलियां जो वो फेफड़ों में पहुंची हुई हैं। लाइफ पोस्ट। और प्रोटेक्शन कम होती है, लिवर इतना वो नहीं होता। अच्छा जी। ये क्या कौन सा टॉपिक था ये? पेल्विक फ्रैक्चर। पेल्विक फ्रैक्चर की मैनेजमेंट में वही सारी चीजें, ट्रांसफ्यूजन। मोर देन 40% पेशेंट फ्रैक्चर रिक्वायर ट्रांसफ्यूजन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेल्विस जो है ना बहुत बड़ी कैविटी है, वहाँ पे फ्लूइड ब्लड लॉस इतना हो सकता है कि हमें वहाँ पे ब्लड लगाना पड़े। ठीक है। अनस्टेबल पेशेंट को हम लोगों ने बाहर से मैनेज करना है, या उसको ब्लीडिंग सोर्स को, बात का जैसे होता है कि पेशेंट इतना स्टेबल नहीं होता तो हम उसको ना, जो ब्लीडिंग सोर्स नजर आ रहा होता है ना, बाहर से उसको एम्बोलाइज कर देते हैं, वो आर्टरी वहां से बंद कर देते हैं। देन एक्सटर्नल इंटरनल पेल्विक फिक्सेशन भी की जा सकती है। अच्छा जी। ब्लैडर इंजरीज जो है वो को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर इंजरी और इंटर पेरिटोनियल ब्लैडर इंजरी। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल से क्या मुराद है कि ब्लैडर नेक से डैमेज हुआ है, उससे होगा कि पेशेंट को हिमोचूरिया होगा,
और पेशेंट को जस्ट उन्होंने फोलिज डालना है, जबकि इंटरपेरेंट का मतलब ये है कि डोम ऑफ द ब्लेडर का फ्रैक्चर हुआ है। ये वाली जगह डैमेज हुई है तो इंट्रापेरिटोनियल है, ये वाली जगह डैमेज हुई है तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है। ठीक है, तो ये वाले हिस्से को हम लोग इस वाले हिस्से में फोलिज डाल दें तो इससे बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये इस वाले हिस्से को हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा। रेक्टल और वेजाइनल इंजरीज जो होती हैं ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में, तो वो यूजली कोई उस सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा ही रप्चर हो, ज्यादा ही मसला हो तो उसको रिपेयर भी किया जाता है। अच्छा जी, कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट एब्डोमेन से क्या मुराद है कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है जो कि मार्क्ड है, जो सीवियर है, तो along with signs of peritonitis है, वो साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस है। साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस बताओ। अच्छा जी, तो इंट्रा एक्यूट एब्डोमिनल पेन, उसमें सर्जिकल काजेस को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। सर्जिकल काजेस क्या क्या हो सकती हैं? सबसे कॉमन काज कोलिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, गट की परफोरेशन या कोलेंजाइटिस, ये सर्जिकल काजेस क्या है? सर्जिकल काजेस। पेशेंट को गोली लगी है, चाकू लगा है, अपेंडिक्स फटी है, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन है, कोलिसिस्टाइटिस है, कोलेंजाइटिस है, तो पेंक्रियाटाइटिस, सारी क्या है? सर्जिकल काजेस। लेकिन बात क्या ऐसे होता है कि पेशेंट को abdominal पेन होती है, तो इतनी सीवियर होती है तो पेट खोलना पड़ जाता है। कई पेशेंट्स की, जिसको हम लोग नेगेटिव लेप्रोटमी कहते होते हैं, मीन्स कि हम लोगों ने एक्यूट एब्डोमेन था ये सोचते हुए कि इसको वो हो गया है, कोई अंदर से परफोरेशन हो गई है, लेप्रोटमी की अंदर से कुछ भी नहीं मिला, उसको कहते होते हैं नेगेटिव लेप्रोटमी। नेगेटिव लेप्रोटमी, तो लेप्रोटमी हमें कुछ मिला ही नहीं। उसकी क्या क्या रीजन हो सकती हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, चेस्ट पेन, एमआई का जो पेशेंट है ना, इस वजह से मैं कहता हूँ जब ईसीजी आप लोगों ने करनी होती है ना, अगर पेशेंट कह रहा है ना मुझे एपिगेस्टिक पेन है, साथ कहता है घबराहट है, पसीने आते हैं, तो उसकी ईसीजी लाजमी करो। वास्कर एमआई की पेन एपिगेस्टिक पेन के तौर पर भी आ रही होती है। ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का स्टेज वैसे कैसे आता होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीवीटी की हिस्ट्री, ट्रैवल की हिस्ट्री, ठीक है, निमोनिया, बेजल निमोनिया बाजगात एब्डोमिनल पेन के साथ आ जाता है। सिकल सेल क्राइसिस, ये कब होता है? शाबाश, जब आपके जो पेशेंट को सिकल सेल ट्रेट हो और उसके जो पेशेंट को ऊपर से कोई इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, फीवर हो जाए, जो सेल्स हैं सिकल्ड हो, सेल अपनी सिकल फॉर्म में आ जाए, जाके छोटे छोटे आपकी ब्लड वेसल्स को क्लॉट करें, इस्कीमिया हो, तो सारे पेशेंट सिकल सेल क्राइसिस में चला। ठीक है। लुकीमिया, लुकीमिया कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन मार्क। वो ल्यूकीमिया में दो काम हो सकते हैं, एक मार्क्स स्प्लीनोमेगाली हेपेटोमेगाली होती है, दूसरा इसमें ना खून बड़ा गाढ़ा होता है, वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। डीके का पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है। यूरीमिया, सीकेडी का पेशेंट को पोजिशन वॉमिटिंग हो रही होती है, तो हमें लगता है कि यार इसको सर्जरी पास में नहीं करी, ये डायलिसिस की इंडिकेशन भी बनती होती है पोजिशन वॉमिटिंग। ठीक है। मेडिटेरियन फीवर, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये दो जो टॉपिक है ना, ये यूएसएफ में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मेडिटेरियन फीवर, इसकी ट्रीटमेंट में कोचिसीन देते हैं। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये आपकी हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस है। लेड पॉइजनिंग, ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट जो है, ये नॉन सर्जिकल काजेज हैं जिसमें पेशेंट को क्या होगा? एक्यूट एब्डोमेन होगा, इसमें न्यू ऑनसेट सीवियर पेन एंड टेंडर। ठीक है। एब्डोमिनल पेन क्या चीज है? सिम्टम है। और टेंडरनेस क्या चीज है? साइन है। आपको सिम्टम और साइन का डिफरेंस पता है? क्या डिफरेंस है सिम्टम और साइन का डिफरेंस बताओ।
सिम्टम क्या चीज होती है साइन क्या होता है? सिम्टम जो होते हैं। बोले बोले क्या होगा? सिम्टम वो होता है जो पेशेंट बताता है, साइन वो होता है जो हम लोग देखते हैं। मीन्स कहेगा मेरा पेट में दर्द है, ये है सिम्टम। हाँ, मैं इसको एग्जामिन करता हूँ, उसके पेट को हल्का सा दबाता हूँ तो पेशेंट को पेन होती है, तो इसको कहते हैं टेंडरनेस। इसी साइन ये हम देख रहे हैं बाहर से। देखो सिम्टम और साइन का डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बात का तसल्ली करवाने के लिए ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ देते होते हैं। लेकिन बड़ी दफा ऐसे होता है कि बंदा वो हो जाता है, एकदम ब्लॉक हो जाता है। अच्छा ये इधर है की फैक्टर बड़ा मजे का लिखा हुआ है, देखो ना। देर आर ओनली टू इंडिकेशंस टू डेफर रेक्टल एग्जाम। पेशेंट को पर रेक्टल एग्जामिनेशन होना, सॉरी एब्डोमिनल ट्रॉमा हो, पर रेक्टल एग्जामिनेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो उसने क्या लिखा हुआ है, मीन्स के पर रेक्टल एग्जामिनेशन कब कब नहीं करना, जब पेशेंट की रेक्टम ना हो या आपकी उंगली ना हो। तो देखिए नहीं, कुछ लोग सिर्फ पर रेक्टल एग्जामिनेशन ना करने के लिए सर्जरी में नहीं जाते, सर्जरी ऑप्ट नहीं करते। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो देखिए नहीं, और आप लोगों ने देखा होगा ना कि सर्जिकल ओपीडी के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोसीजर किया जा रहा था वो एग्जामिनेशन किया जा रहा होता है। तो प्रोक्टोस्कोप रखी होती है आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी। अच्छा जी। जब भी पेशेंट को इनमें से कोई चीज होती है ना, ये जो पिक्चर में चीजें बनी हुई हैं, तो पेन टिपिकली किस एरिया में होती है? बस बात, पेशेंट को पेन जो होती है ना वो रेफर्ड पेन होती है। फर्स्ट किया, पेशेंट को अपेंडिक्स अपेंडिक्स इस जगह पे पड़ी हुई है लेकिन पेशेंट को पेन यहाँ पे होती है, जिसको कहते हैं रेफर्ड पेन। ठीक है, पेशेंट को का जो कोलिस्टाइटिस है या कोलिंजाइटिस है वो इधर पड़ा हुआ है, लेकिन पेशेंट को पेन कंधे के अंदर हो रही है, क्योंकि इस एरिया का नर्स लाइक जैसी होती है। ठीक है, तो एपिगेस्टिक पेन हो इनिशियली, जो कि बाद में शिफ्ट हो जाए राइट इलियक फोसा के अंदर, दैट इज एपेंडिसाइटिस। ठीक है, और लेफ्ट इलियक फोसा में पेन हो तो मोस्ट लाइकली डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो, हिस्ट्री ऑफ स्टोन हो, पॉलीसिस्टाइटिस, पेशेंट के साथ फीवर हो, कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस। ठीक है, और साथ जॉन्डिस हो, गुड हेपेटाइटिस। कोलेंजाइटिस में थोड़ा बहुत जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है साथ कोलेंजाइटिस है तो मार्क डीप जॉन्डिस भी हो जाता है। जॉन्डिस पेन और फीवर इसको क्या कहते हैं? ये बड़ी मशहूर एक ट्राइड है, आप लोगों को आती है। जॉन्डिस, पेन एंड फीवर, इसको कहते हैं शार्कोट स्टाइल। क्या आपको पता था इस चीज का? शार्कोट स्टाइल, शार्कोट स्टाइल ये बेसिकली क्या चीज है? इसी का फीचर है कोलेंजाइटिस का, जो कोलेंजाइटिस का फीचर। ठीक है, पेनक्रेटिस की पेन कहाँ पे होती है? एपिगैस्ट्रिक में, जो बैक को रेडिएट करती है। पेशेंट को इस्कीमिक गट हो तो पेशेंट पेन पूरी एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम और अम्बिलिकल रीजन में रेडिएट करती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको पता है, यूट्रस से फ्लोपियन ट्यूब निकलती है तो राइट एंड लेफ्ट इलीक मसल दोनों साइडों पे हो सकती है, तो फ्लोपियन ट्यूब दोनों साइडों पे होती है। ठीक है, रप्चर्ड एन्युरिज्म एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। यूरिटरी कोलिक फ्लैंक पेन होती है, पेशेंट पीछे ऐसे हाथ पकड़ा होता है ऐसे करके। ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अल्सर की परफोरेशन, स्पेशली ड्यूरल अल्सर की परफोरेशन, वो एपिगैस्ट्रिक में ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगी। अच्छा, जबकि पेंक्रेटाइटिस की जो पेन है वो एपिगैस्ट्रिक में, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन पूरे पेट के अंदर, आईबीडी की पेन लोअर एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, हम लोग ना पेन की जब हिस्ट्री लेते हैं ना, उसमें साथ एक करेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं कि किस तरह की दर्द है, रुकती है फिर होना शुरू हो जाती है,
ऐसे ऐसे किसी चीज से पकड़ा हुआ है, शार्प है, स्टैबिंग है, कोलिकी है। ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी हम लोग पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। एब्रप्ट एंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन की ये रीजंस हैं, स्पेशली इनमें से कोलिक। ग्रेजुअल एंड स्टडी पेन की ये रीजंस हैं, मेनली इन्फ्लेमेशन। रैपिड, सीवियर एंड कांस्टेंट पेन की ये रीजंस हैं। इंटरमिटेंट कोलिक की पेन की ये रीजन। ठीक है, तो हिस्ट्री लेते हुए हम लोग ये चीज पूछते होते हैं कि पेश दर्द कितनी कितनी ज्यादा है, थोड़ी सी है या बहुत ज्यादा है। बात का में कहते होते हैं कि 10 में से कितने नंबर देंगे, अगर 10/10 इस इतनी पेन है अगर नाकाबिले बर्दाश्त है, और 1/10 तो पेन है, तो कोई बात नहीं, पेन होती है, हल्की फुल्की है। तो 1 में से 10 तक कितने नंबर देंगे अपनी पेन? कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड भी नहीं ना होता, उनको हल्का सा भी कुछ लग जाए तो वो चीखे मारते हैं। कुछ लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर फिरते रहते हैं, उनके पेन का थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है। अच्छा जी, परफोरेशन और रप्चर, सडन onset diffuse excruciating pain, patient will still lies to minimize lies still to minimize pain। अब ये सारे सब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किसी ऑर्गन की परफोरेशन हुई है तो पेन कैसी होगी? सडन आएगी, एकदम आएगी। पहले थोड़ा पहले और, यानी कि एक पेशेंट है जिसको पहले से पेट में अल्सर है, वो कहता है डॉक्टर साहब खाना खाता हूँ पेट में दर्द होती है, एंटासिड ले लेता हूँ, पीपीआई ले लेता हूँ, बेहतर हो जाती है। अब आज जो दर्द हुई है वो एकदम हुई है और ये ठीक नहीं हो रही, तो क्या हुआ है? उसका अल्सर परफोरेट हो गया। ठीक है, और जब परफोरेट होगा तो गट के जो गंद बुलाया अंदर, वो पेरिटोनियम में जाएगा, पेरिटोनियम में जाएगा तो पेरिटोनाइटिस होगा, पेरिटोनाइटिस होगा तो पेशेंट कैसे लेटेगा? स्टिल, हिलेगा नहीं ताकि उसको पेन कम हो। ठीक है, पेरिटोनियल साइंस आर प्रोमिनेंट। पेरिटोनियल साइंस में आपको बता दिया था, रिजिडिटी एंड गार्डिंग। इसी में प्रोफेशन हम लोगों ने कैसे क्या बात की थी, बोर हिस्टेरियन क्या होता है? फुल थिकनेस परफोरेशन। तो पेशेंट को कि क्लोसिव इनटेक किया है, उससे इस वजह से रप्चर हो गई। एंडोस्कोपी कर रहे थे तो एकदम सडन पेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को, क्योंकि इस वजह यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाती है, तो रेट्रोस्टर्नल पेन भी हो सकती है, एपिलेप्टिक पेन भी हो सकती है। इस वजह का रास्ता यही है ना, वो डिपेंड करता है किस जगह में परफोरेशन हुई। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज का मैंने आपको बता दिया। मेलिग्नेंसी की वजह से पेशेंट को परफोरेशन हो सकती है। डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से, डायवर्टिकुलाइटिस का सिनेरियो कैसे आएगा? ओल्ड एज है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, ठीक है, फीवर है, आप पेशेंट को एकदम सडन पेन देंगे। आईबीडी का सिनेरियो कैसे आएगा? आईबीडी होती क्या चीज? अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज। नोन केस है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, क्रोन्स डिजीज का। पिछले दिनों से उसकी डायरिया में इजाफा हो गया है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, एकदम सीवियर एब्डोमिनल पेन में। तो क्रोन्स डिजीज में तो मैंने आप लोगों के वर्ड याद करवाया था, ट्रांस म्यूरल इन्फ्लेमेशन। तो उसकी पूरी गट की पूरी जो वाल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। जब पूरी वाल की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसमें परफोरेशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। परफोरेशन, स्ट्रिक्चर, एब्सेसिस किस में ज्यादा होती है? क्रोन्स डिजीज। ठीक है, एओर्टिक एन्युरिज्म रप्चर हो। एओर्टिक एन्युरिज्म बनता कैसे है? एन्युरिज्म क्या चीज होती है? आपकी वाल वीक हो गई, हाइपरटेंशन की वजह से, वेज़ोविज़रम के नेक्रोसिस की वजह से। हमने कल कावासाकी पढ़ी थी, उसके अंदर एन्युरिज्म का मतलब। लेकिन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट काज इज हाइपरटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट काज इज हाइपरटेंशन। तो एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म अगर हमें फील हो तो क्या मिलेगा? मैश फील होगा, और मैश कैसा होगा? एक्सपेंडाइल, उसमें अंदर पल्स होगा, एक्सपेंडाइल मैश होगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा उस अगर हमें एनेरिज्म मिल जाए ना, फिर करना होता है क्या?
हर 6 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाए, और उसका साइज अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो उस पेशेंट को हमें रिपेयर करना चाहिए। लेकिन रिपेयर से पहले ही पेशेंट सडन कोलैप्स हो जाए तो क्या हुआ है, एनेरिज्म रप्चर हो गया। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ओवेरियन सिस्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री कैसी आएगी, हम लोगों ने गायनी में की थी। पेन हो उसको, पेन होगी और पर वजाइनल ब्लीड होगा, पीवी ब्लीड होगा, पीरियड्स मिस होंगे, हो सकता है ये ना भी हो, ऐसे भी होता है, तो उनको अपनी डेट्स की कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। बीटा एचसीजी लेवल रेज होगा, यूपीटी पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन, अब ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, जब गट का काम है आगे मूव करना, अब आगे स्ट्रक्चर आ गया है, एडहेजन आ गई है, स्टोन आ गया है, तो मैस आ गया है, तो गट पहले कोशिश करेगी कि इसको मैं बाईपास करूं, इस ऑब्स्ट्रक्शन को मैं रिलीव करवाऊं, तो ज्यादा तेजी से मूव करेगी, तो कोलिक की रोनल पेन होगी इनिशियली। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम लोग किसी को कमरे में बंद कर दें तो पहला काम क्या वो करेगा, वो दरवाजा मारेगा, वो जोर जोर के खोलो खोलो खोलो, शोर मचाएगा। जब उसको नजर आ रहा है कि बात तो अंधेरा हो गया, तो क्या होगा, खामोशी से बैठ जाएगा, तब तो कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर में यही होता है, फिर गार्ड खामोशी से बैठे, तो इनिशियली पेशेंट को कोलिक पेन होती है, इंटरमीडिएट होती है, पेशेंट स्टिल नहीं बैठ सकता, और पेट्रोनस चाइनीज आर यूजली एब्सेंट, क्योंकि इसके अंदर अभी परफोरेशन नहीं हुई, इसमें गट के और उसका जो गंद बुलाया वो हमारी पेट्रोनिया में नहीं आया, वो इतनी रिजिडिटी टेंडरनेस नहीं होगी, लेकिन एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट काज क्या होती है, एडहेजन्स। एडहेजन्स क्यों बनती हैं, शाबाश, पेशेंट को प्रीवियसली कोई ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन खुदा ना खासा खराब हो गया, यानी कि परफोरेशन हुई, लेप्रोटमी हुई, आप परफोरेशन जब हुई थी तो पेट का गंद बुला पेट में आया था, उसको अच्छे तरीके से वॉश आउट करने के बावजूद पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन तो होगी ना, इन्फ्लेमेशन लीड्स टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस लीड्स टू स्कारिंग, वो स्कार जो होते हैं एडिजेंस कहलाते हैं, वो स्कार एडिजेंस कहलाते हैं। रबना ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, क्रोहन्स डिजीज की हिस्ट्री हो, प्रीवियस सर्जरी हो, और ये जो जो बातें मैंने बोली इनमें से किसी को एडिजेंस इस वजह से बनती होती है। ठीक है। हर्नियाज, हर्निया क्या होता है कि किसी ऑर्गन का अपनी जगह से मिसप्लेस होना, किसी दूसरी जगह पहुंच जाना। और डॉक्टर साहब है हड्डियां पहले बाहर आंदा सीगा, मैं इसको पुश करता हूँ अंदर चला जाता, अब नहीं जाता, इन कार्कुलेशन में हड्डियां फंस गया। क्या तो वो हड्डियां के अंदर गांठ हो, ज्यादा मोमेंटम होता है, गांठ है तो गांठ फंस गई, गांठ गांठ रुक गई, तो कड़की लग गई, तो क्या होगा, हर्निया लीड टू strangulation. Incarceration means obstruction. In strangulation means ब्लड सप्लाई का कंप्रोमाइज होना, ब्लड सप्लाई का कंप्रोमाइज होना। आईबीडी के पेशेंट में क्यों होगी ऑब्स्ट्रक्शन, जो मैंने अभी बताया, क्रोहन्स डिजीज में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, malignancy कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है और वॉमिटिंग होती है और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वॉल्वुलस क्या चीज होती है, गट अपनी ही मेजेंट्री के गिर्द घूम गई। ये कॉफी बीन साइन नजर आता है हमें, तो क्या कहते हैं, कॉफी बीन्स। तो गट अपने ही मेजेंट्री के गिर्द घूम गई है, और जब घूमेगी तो वह सब फूलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो कितनी मोटी हुई हुई है गट। इसके किस चीज के इम्कानात होंगे, उसके फटने के, गुब्बारे में हवा भरते जाए तो क्या होगा, फटेगा। ठीक है। यूरिटरी एंड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी से स्टोन निकल के यूरेटर में चला गया, स्टोन इज ए रोड़ा, और हमारी जो वो है यूरेटर्स हैं वो कितनी नाजुक होती हैं,
एक पथरी को लेके अपनी स्किन पे फेरे तो कितना अच्छा महसूस होता है। बुरा महसूस होगा ना। और वही पथरी शार्प कोनों वाली आपकी आपकी यूरेटर में से गुजरे तो क्या हाल होता है। इस वजह से जब कभी सर्जिकल इमरजेंसी जाए ना, तो जो लोग सबसे ज्यादा बेचारे पेन के अंदर होते हैं ना, यूरेटर कोलिक वाले होते हैं। हम मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, जो कोई गुर्दे में पथरी हुआ है और उसमें भी बनते हैं तो क्या करें। अभी मैंने वार्ड में बैठा हुआ था, मैंने ऐसे ही पूछ लिया एक डॉक्टर से, मैंने कहा, कहती सर मैंने नाइट की हुई है। मैंने, तुमने कल कल से लेके अब तक क्या खाना खाया है? कहती कल मैंने नाश्ता किया था, करके आई थी हॉस्टल से, फिर मैंने चना चाट खाई कल पूरे दिन में। मेरी नाइट थी, सो भी नहीं सकी सही। और सुबह से मैंने एक चाय और सुपर बिस्किट खा, और सारा दिन चल चल के। और फिर हमारी जो गुर्दे में पथरियां बनती हैं, और हमारी जो जनूबी पंजाब की सड़कें हैं, उन पथरियों का इलाज है। पता है ना जहाँ का, सड़कें और पथरियों का इलाज है। क्या हाल है, ठीक ठाक? अच्छा जी। ठीक है। अब ये सारे वर्ड जितने मैंने बोले ना, एक एक वर्ड के ऊपर एमसीक्यू आएगा। क्या रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहचानोगे कैसे? ब्लीड। और रप्चर्ड अगर है तो पेशेंट क्या चीज होगा? शॉक में होगा। क्या चीज? पेन भी हो सकती है, विदाउट पेन भी हो सकती है। मैंने क्या कहा था? चाइल्ड बीइंग एज हो पेशेंट की, अनएक्सप्लेन शॉक हो, और हल्की फुल्की एब्डोमिनल टेंडरनेस या गार्डिंग हो, कुछ भी हो। बात का एब्डोमिनल में कोई साइंस नहीं आती, क्योंकि हमारी जो फिलोपियन ट्यूब है, जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होनी है, वो कहाँ पड़ी होती है? पेल्विस के अंदर। तो वहां तक तुम्हारा हाथ ही नहीं पहुंचता। ठीक है, तो अनएक्सप्लेन शॉक इन a child bearing age should be considered ectopic pregnancy। तो ectopic pregnancy रप्चर होगी तो पेशेंट शॉक में जाएगा। ये हम लोग मेडिकल इमरजेंसी में भी कई दफा ये केस देख चुके होंगे। ठीक है। बावल ऑब्स्ट्रक्शन का स्टडी आप लोगों को किसी न किसी फॉर्म में लाजमी आएगा। तो पेशेंट की हिस्ट्री है पुरानी, सर्जरी की, एडिजेंस की, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की। ठीक है। वाल्वुलस मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरह का नजर आता है। कॉफी बीन घूमेगा। इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है? टेलीस्कोपिंग गार्डियक पिछले के अंदर घुस गई। यूरेटेरिक और बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स के किडनी में स्टोन था, अब किडनी से निकल के आगे आपकी यूरेटर में आ रहा है। जब वो पास हो रहा होगा तो क्या महसूस होगा पेशेंट को? अन्यवा पेन। जब वो गुजरता है ना, तो हमारी यूरेटर किस चीज की बनी हुई है? स्मूथ मसल से। तो स्मूथ मसल कुछ होती है, इसको गुजारों में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसी को तो कोली की पेन कहते हैं ना। पेशेंट का तक दर्द होती है, रुकती है, फिर होती है, रुकती है, उसी से कोली की पेन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अगर वो आके नीचे फंस जाए तो क्या होगा? अब स्टोन कहाँ कहाँ फंस सकता है? ये हमारा किडनी है, ये इस तरफ से यूरेटर से निकला, और ये दूसरा किडनी है, इधर से हमारा यूरेटर निकला, इधर ब्लेडर में आया, ब्लेडर से आके यहाँ पे यूरेथ्रा में आया। अगर स्टोन यहाँ पे फंसे तो क्या होगा? ये वाला गुर्दा फूलेगा, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। ठीक है। अगर ये स्टोन इस जगह पे फंसता है आके तो क्या होगा? वायलेट हाइड्रोनेफ्रोसिस। इस वजह से जब पेशेंट को किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री हो, अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी होता है ये देखने के लिए कि पेशेंट का आरएफटी डिटेल्स तो ये ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है। तो जब भी हमारी जो ट्यूब्स हैं उनमें से स्टोन गुजरेगा तो पेशेंट कोली की पेन हो। रीनल स्टोन की समझ आ गई? अब बिलरी स्टोन, बिलरी स्टोन कहाँ से निकलता है? बिलरी एनाटमी आप लोगों को मैंने पढ़ाई, याद करवाई थी। याद है बिलरी एनाटमी? ये वाली पिक्चर देखो।
ये आपका गालब्लेडर, गालब्लेडर में आगे गैस स्टोन्स बनते हैं, वो स्टेसिस होता है। यहाँ पे स्टोन फंसेगा तो क्या होगा, कोलिसिस्टाइटिस होगा, पीछे हिस्सा फूल जाएगा। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सिक्रीशन स्टे करेंगी, जब भी स्टेसिस होगा उसमें इन्फेक्शन आएगा। पानी खड़ा रहे तो क्या होता है, बदबू आती है। अगर यहाँ पे स्टोन फंसे तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया ना, ऊपर से बाइल नीचे आ ही नहीं रही, पीछे वाला सारा हिस्सा फूल जाएगा। ठीक है, वो तो बड़ी दफा हमारे यहाँ ऐसे होता है कि हमारे छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, गट हमारी सीबीडी में से गुजरते हैं, गट में आ जाते हैं, मोशन में लेके जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मेरी सिर्फ इतना कहते हैं, जब मैं खाना खाता हूँ दर्द होती है। वो क्या होता है, हल्की फुल्की जो स्लज होती है ना, जो भी पथरी बनी नहीं है, वो निकल के यहाँ से निकल होके जा रही होती है। तो जब यहाँ से गुजरती है तो पेशेंट को इरिटेट करती है, इसकी ट्यूब को इरिटेट होती है, तो खोली की पेन आती है। खोली की पेन मैंने बताया कि रुकती है, होती है, रुकती है, होती है। ठीक है। तो बड़ी दफा ऐसे होता है कि ये वाला जो ब्लेडर है, इसके अंदर इतना बड़ा स्टोन हो कि इससे पीछे जो गट पड़ी हुई है उसको ब्लॉक कर दे, या इन दोनों के दरमियान रास्ता बन जाए। पोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला। तो ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है, तो बड़ों वाली बात हो जाती है, लेकिन क्योंकि चलो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इतना बड़ा स्टोन आ गया कि इसने इन दोनों को दरमियान में रास्ता बना दिया। ठीक है। चलो बाहर आ। तो स्टोन के लिए आप लोगों को ये बड़ा मशहूर एक फार्मूला है, फीमेल फैट फर्टाइल 40। पता है इसका, कि इनके अंदर जरा ज्यादा होते हैं। हमारे स्टोन ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। देखो जितना बंदे के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसको स्टोन बनने के चांसेस होंगे। इसमें ना हमारे एक टीचर है ना, फैसल मसूद साहब सोचते होते हैं कि यार अगर स्टोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं तो पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों नहीं दे सकते। कई लोगों को सामने कोलेस्ट्रॉल की दवाई पर लगाया भी था। मैं पढ़ा रहा हूँ, खैरियत। चले मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर चला स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई आप लोगों को। अच्छा, अपेंडिसाइटिस सभी तफसील से पढ़ते हैं। कोलिसिस्टाइटिस के आप लोगों को पता लग गया। कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट होगा आपके पास, पेन देखो, हल्का फुल्का जॉन्डिस भी हो सकता है, थोड़े से एलिप्टिक भी डिरेंज हो सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ गास्ट्रोन्स भी हो सकती है। और अगर उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा। इन्फेक्शन होने के साथ फीवर होना शुरू हो जाएगा। इसमें ना एक हम लोग काम करते हैं जिसको कहते हैं मर्फी साइन। मर्फी साइन क्या होता है, मैं पेशेंट को यहाँ पे टच करता हूँ, वापस करता हूँ तो पेशेंट को पेन होती है, पेशेंट एकदम उसका सांस रुक जाता है, उसको कहते हैं मर्फी साइन। डब्ल्यूबीसी डेफिनेटली, जब भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी रेज्ड होगा। ठीक है। मेरा था diverticulitis। diverticulitis आप लोगों को मैंने सिखा दिया था। पेशेंट की हिस्ट्री होगी कॉन्स्टिपेशन की, फीवर की। ठीक है, ब्लीडिंग पर एक्टम भी हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से क्या मुराद है, पेल्विस की इन्फ्लेमेशन हो जाए, लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, क्लमीडिया, गोनोरिया, इनमें से कोई चीज हो उसके साथ पेशेंट को होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, पेशेंट पीआईडी का पेशेंट आएगा कैसे आपके पास, लोअर एब्डोमिनल पेन और परवैजिनल डिस्चार्ज डिस्चार्ज। ठीक है, तो उसकी हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को एसटीडीज की ट्रीटमेंट देते हैं, क्लमीडिया गोनोरिया की ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। देन इस्कीमिया। इस्कीमिया में एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया का क्वेश्चन कैसे आता होता है कि पेशेंट है वो नॉन केस है हार्ट डिजीज का या एट्रियल फिब्रिलेशन का। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से कांप रहा होता है, जब कांपेगा तो क्लॉट बनेगा, क्लॉट बनेगा तो वो क्लॉट निकल के अभी किसी भी जगह जा सकता है। दिमाग में जाएगा तो स्ट्रोक होगा, लंग्स में जाएगा तो पल्मोनरी इंफेक्शन होगा, गट में जाएगा तो गट का इस्कीमिया होगा, किडनीज में जाएगा तो रीनल थ्रोम्बोसिस होगा। ओके, तो
एकदम सडन एब्डोमिनल पेन हो विद ब्लीडिंग पर रेक्टम हो, तो पेशेंट को क्या होगा, क्या चीज कराती है, मिजेंटेरी, मिजेंटेरी। ठीक है, यही पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ पर ब्लीड हो तो इस्केमिक कोलाइटिस। ठीक है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया का ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाए, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का वैसे लफ्जी मतलब क्या होता है, फांसी दे, फांसी देना, स्ट्रैंगुलेट कर। फांसी में तो यही हो रहा होता है ना, हमारी मेन जो ब्लड वेसल्स है वो हो गई हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में हम लोगों ने ओवेरियन टॉर्शन, ओवेरियन टॉर्शन का सिनेरियो भी कभी कभी आ जाता होता है। अब ओवेरियंस के साथ क्या मसला होता है, एक कि ओवेरिस ओवरीज भी जो है वो हमारी उसके साथ लटक रही होती हैं। तो जैसे हमारी ओवरीज ऐसे लिगामेंट के थ्रू लटक रही हैं, फिलिपिन ट्यूब ऊपर से आती है। तो अगर ट्रॉमा हो, विगरस एक्टिविटी, कोई एक्सीडेंट हो, तो क्या होगा कि ओवरीज अपने ही उसके ऊपर घूम जाएंगी, तो वो घूमेंगी तो इस जहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई आ रही है, ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज हो। ठीक है, जैसे एक हम लोग पाइप को ऐसे हम रोड दें आपस में, तो वो ठीक है, पेन, वॉमिटिंग, नोजिया और along विद पेशेंट को। अच्छा, डायग्नोसिस में हम लोग वही एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे बीटा एचसीजी, टॉर्शन, सिस्ट फाइब्राइड्स के लिए अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एमआई के लिए ईसीजी, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए डी डाइमर्स, टी एंजियोग्राम्स, और नॉन सर्जिकल काजेज में लाइक पेंक्रेटाइटिस है तो माइलेस लाइपेस। ठीक है, और बाकी पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस है, किडनी इंजरी है तो उसके लिए सीटी स्कैन हम लोग। ठीक है, देन जो मेन टेस्ट है वो एक्स्ट्रा एब्डोमेन, एक्स्ट्रा एब्डोमेन में हमें परफोरेशन हो तो गैस नॉर्मली डायफ्राम मिलती होती है। नॉर्मली गैस एक्सरे पे कैसी नजर आती है, काली। ये लेफ्ट साइड पे गैस हमें लाजमी मिलती है, क्यों मिलती है, यहाँ भी ये गैस क्यों है, मनोज शाबाश पता ही आपको। स्टमक के अंदर गैस होती है, लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है ना, ये वही गैस है जो दिमाग को झटती है, हर वक्त चढ़ी रहती है। ठीक है, तो लेकिन इस साइड पे ये वाले जो गैस का छड़ नजर आ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये गैस का छड़ ये नहीं होना चाहिए। तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री और ट्रॉमा की हिस्ट्री और के साथ आपको यहाँ पे छड़ नजर आ रहा है ना, तो दिस इज डेंजरस। स्लो पेशेंट को गैस कंटेनिंग विजरा की प्रिपरेशन, गैस कंटेनिंग विजरा की प्रिपरेशन हुई। ठीक है, इसको कहते हैं नीमो पेरिटोनियम, नीमो पेरिटोनियम। सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट, appendicitis, diverticulitis, IBD, abscess, malignancy और aortic aneurysms। जबकि अल्ट्रासाउंड में हम कोलिसिस्टाइटिस, स्टोन, पोलिटोकोलिथेसिस देख सकते हैं। मैनेजमेंट वही है, डिपेंड करता है कि पेशेंट स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो क्या काम करेंगे, फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, और देखेंगे अंडरलाइन काज क्या है, एमआई है, पेंक्रेटाइटिस है, कोलिनोफ्राइटिस है, गुड एब्डोमेन है ना, कोलिस्टाइटिस है, कोलिंजाइटिस है, एंटीबायोटिक्स देंगे, फ्लूइड देंगे। तो अनस्टेबल है तो क्या काम करेंगे, देन अगेन पहले फ्लूइड देंगे और साथ ही लेकिन सर्जरी के लिए भी देखेंगे। पेंडिसाइटिस उसमें परफोरेशन है, सर्जरी, पेंडिसाइटिस है, सर्जरी। ठीक है, पेरिटोनाइटिस है तो सर्जरी। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स, परफोरेशन, ये दो जो हैं ये डेफिनेटिव इंडिकेशन है किसी चीज की, एक्यूट एब्डोमेन के पेशेंट में सर्जरी। बाकियों को थोड़ा सा हम लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी रिससिटेशन का लफज है ना, आपने उसको नहीं बोलना।
व्हाट इज रिससिटेशन? बोलो, रिससिटेशन से क्या मुराद है? आई विलाई लेना, फ्लूइड देना, एनजी पास करना, पेशेंट को एनपीओ करवाना, गट को रेस्ट देना बहुत जरूरी। तो पता रिससिटेशन का लफ्ज आप लोगों ने नहीं भूलना। ठीक है, एनजी डालना, फोलिस डालना, आई फ्लूइड लगाना, ब्लड का अरेंज करना, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजना, ये वो काम है जो हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल हम लोग सारे करते हैं, करते रहे हैं। अच्छा जी, then reported there is acute appendicitis। acute appendicitis, appendix होती कहाँ पे है? appendix की डिफरेंट पोजीशंस होती है आपको इस बात का। देखो तो जो appendix होती है ना, वो फूलती क्यों है, सूजती क्यों है? उसका जो लिमन है वो बंद हो जाए, लिमन बंद होगा तो पेशेंट फूलेगी। जब फूलेगी तो उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा तो उसकी बाल वीक होगी, बाल वीक होगी तो परफोरेट करेगी, परफोरेट करेगी तो आसपास एब्सेस बनेगी। हमने आपको पूरा एक सीक्वेल बता दिया कैसे चेंज चली है। ठीक है, तो है तो हमारी गट का हिस्सा ना, हमारी कोलन के साथ जुड़ी होती है ना, अपेंडिक्स कहाँ जुड़ी होती है, याद है कुछ पोजीशन? तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है ना ये। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टूल होता है। हाँ, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो अपेंडिसाइटिस हो पेशेंट को, तो पहले पेन अराउंड द अम्बिलिकस होती है, अराउंड द अम्बिलिकस होती है, बाद में ये पेन इस एरिया में लोकलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर सर हमारी हॉस्पिटल से भी थी, इसने तेरी यहीं से की थी। अच्छा, ये जो है वो इस एरिया में ये लोकलाइज हो जाए। ठीक है, तो लोकलाइज होती है तो यहाँ पे रीबाउंड टेंडरनेस भी होता है। रीबाउंड टेंडरनेस क्या होता है कि मैं पेशेंट को हाथ लगाता हूँ, लगा के ऐसे मैं छोड़ूं तो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जाके ना ऐसे आके लगती है उसको, तो रीबाउंड टेंडरनेस। क्या वो मर्फी कोलिस्टाइटिस का साइन है, ये रिबाउंड टेंडरनेस अपेंडिसाइटिस का साइन है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के साइंस, अपेंडिसाइटिस कोई इम्तिहान नहीं गुजरता, जो इम्तिहान में इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है बहुत स्टेप वन स्टेप टू। ठीक है, अपेंडिसाइटिस सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर सबसे कॉमन प्रोसीजर है। तो सबसे कॉमन ये अपेंडिक्स लटाई होती है, वो मरीज का नाम भी नहीं लेते, अपेंडिक्स भी करते हैं उसको। ये क्या, ये अपेंडिक्स है, ये क्या, ये हर्निया है, मरीज का नाम नहीं लेते, वो अपेंडिक्स के नाम से बुलाया जा रहा हो। सर्जरी के जो हमारे दोस्त हैं उनका सबसे कॉमन मुश्किल क्या है? सर्जरी में किस किसने काम किया हुआ है? तुमने किया हुआ है, आपने भी किया हुआ है। तो सर्जरी वाले जब भी कोई नया प्रोसीजर करवाते हैं तो क्या काम करते हैं? कोई नया काम आपसे करवाते हैं, अपेंडिक्स करवा दिया, हर्निया करवा दिया, आपको एक हॉस्पिटल को हर्निया करवा दिया, तो क्या करना उन्होंने सबसे पहले? उसके उसका रेट रखा हुआ है, अपेंडिक्स का 5,000 है, हर्निया का 10,000 है। उसका खाना खाना उन्होंने। सर्जरी में सबसे ज्यादा खबरें होती है इसी चीज की होती है, और बकरा ढूंढ रहे होते हैं कि किसको फंसाया जाए। का तो अच्छी बात भी है। वो बात का जो है एचओ से होते हैं ना, नए नए एचओ जो आ रहे होते हैं उनसे भी खाने खा रहे थे, आते ना पुलिस को वहाँ, उसके भी खाना खा लेते हैं। और पता चलता है कि जिसने पुलिस है वो भी एचओ ही है। समझते होते, तो मैं तो इसका एमओ समझता होता था, ये भी ब्लडी एचओ है। ठीक है, तो अच्छा जी, अपेंडिसाइटिस में मेनली पेन पेशेंट को पेरिम्बलाइकल होगी, और जो आफ्टर 10 to 12 आवर्स लोकलाइज हो जाएगी राइट इलिक फसा में, जिसको लाइट लोअर क्वाड्रेंट भी कहते हैं, मैकबर्नीज पॉइंट पे। मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है? एंटीरियर स्पीडिक इलिक स्पाइन और अम्बिलिकस, इसके दरमियान में
पॉइंट आता है, दिस इज कॉल्ड मेटापर्टनेस पॉइंट, जहाँ पे अपेंडिक्स की दर्द सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, 2 3 1 याद करना कर सकते हो तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अपेंडिसाइटिस के ना ये साइंस में आप लोगों को इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। तस्वीर की सूरत में आप लोगों को जरा ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। ये वाले साइंस जो है ना, इसकी अक्सर औकात ही ये पिक्चर पिक्चर ही आई होती है स्टेप 2 के अंदर। क्या होता है, मैं पेशेंट को हाथ लगाऊं, हाथ लगा के छोड़ूं, पेन हो, जिसका कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, पेशेंट की अपेंडिसाइटिस इधर है, मैंने लेफ्ट इलियक फोसा में हाथ लगा के छोड़ा है तो पेन हुई है। लेफ्ट इलियक फोसा में पेशेंट पे पेन हो रही है, दिस इज कॉल्ड रोफसिंग साइन। ठीक है, पेशेंट को मैं एक साइड पे करवट दिलाऊं, उसकी टांग को हाइपर एक्सटेंड करूं, पेशेंट को पेन हो, दिस इज कॉल्ड स्वास साइन। ठीक है, पेशेंट को साइड पे लटाया है, उसकी टांग को ऐसे पीछे की तरफ पुल किया है। ठीक है, और पेशी को सीधा लटाया, लटाने के बाद उसकी टांग को ऐसे फ्लेक्स किया, फ्लेक्स करने के बाद मैं उसको अंदर की तरफ घुमाऊं, ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ घुमाऊं, दिस इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर साइन। कॉल्ड ऑब्चुरेटर साइन। ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के, अपेंडिसाइटिस के। ये अक्सर का ये पिक्चर बनी होती है, और बात का ऐसा होता है एग्जामिन दी एब्डोमेन, और पेशेंट को रेडी फंसा पेन है तो उसके हिसाब से एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करो, तो ये परफॉर्म भी करवाते होते हैं। ये स्टेप 2 की बात आ गई, लेकिन चलो मैं आपको बता दी, तो इसको आप लोगों ने परफॉर्म भी करना होता है कुछ। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पेन, ब्लैकल एंड लीजन ड्राइविंग फंसा, देन अगेन एग्जामिन से ये चीजें हमें मिलेंगी। और टेस्ट कौन सा करवाएंगे, सीबीसी। सीबीसी मेंटल स्कोर पुराना हो गया, मेंटल स्कोर अभी निकालते होते हैं लेकिन अभी भी काम आता है। तो सीबीसी ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ठीक है, और डेफिनेटिव टेस्ट क्या है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन अगर पेनिस इन्फ्लेम्ड हमें नजर आ गई तो इसका मतलब है कि पेशेंट को वो है। इफ द क्लिनिकल पिक्चर अनसर्टेन, इन्वेस्टिगेट विद सीटी स्कैन विद परमानेंट आर्बिया कंट्रास्ट। क्या चीज, अल्ट्रासाउंड पे कोई नहीं नजर आती है। वो बड़ी दफा कह रहे होते हैं कि जो है वो पेंडिसाइटिस है। अल्ट्रासाउंड चूंकि क्यूट क्या है, अगर एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है तो नजर आ भी जाता है, अपेंडिक्स इन्फ्लेम पता चल जाता है। अब इन्फ्लेमेशन कैसे हम पता चला सकते हैं, मैंने अब जैसे आपको कहा, जब इन्फ्लेमेशन होगी तो अपेंडिक्स फूलेगी, फूलेगी तो उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, तो डोपलर लगा के देख लेते हैं। डोपलर और कलर से एक लगाते होते हैं, तो डोपलर के साथ आपको पता चल भी जाता है कि इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट का अल्ट्रासाउंड चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर प्रेफरेबल है। बच्चों में और प्रेगनेंसी में हमें सीटी स्कैन अवॉइड करना चाहिए। वाई, रेडिएशन, एक सीटी स्कैन में अबाउट 200 से 250 एक्सरे के बराबर रेडिएशन कर, तो माँ को और बच्चे को फ्लू से बचाना चाहिए। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स से पेशेंट की वो नहीं ठीक हो पा रही तो मेजर ट्रीटमेंट, मेन स्टेप ट्रीटमेंट इज अपेंडिक्स निकाल लो, अपेंडिसेक्टमी। अपेंडिसेक्टमी दोनों तरीके से की जा सकती है, ओपन भी की जा सकती है और लेप्रोस्कोपी भी की जा सकती है। लेकिन अगर अपेंडिक्स खराब हो गई है, मीन्स परफोरेट हो गई है, एब्सेस बन गई है, तो पहला काम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और स्टेबलाइज करेंगे। एंटीबायोटिक्स देने के कुछ हफ्ते के बाद फिर अपेंडिसेक्टमी। ठीक है, आजकल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अपेंडिक्स को खामोश करवा दो, अपेंडिक्स को दवाइयों से बेहतर करने की कोशिश करो। मीन्स की एक पेशेंट है और वो कहता है मेरी डॉक्टर साहब कल फ्लाइट है, आज मेरे अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, क्या करना चाहिए। अगर दवाइयों से ठीक हो सकता है उसको बस दबाया जा सकता है। ये वाला सिनेरियो तो मेरे साथ हो गया था। मेरी सिस्टर की 2 दिन बाद फ्लाइट थी और उसको अपेंडिसाइटिस हो गया। अब मुझे था पता कि ये अगर इनमें से इसके को काम हो गया ना, परफोरेशन, एक्सेस फॉर्मेशन, तो लड़की है, लड़कियों में अपेंडिसाइटिस खराब होना कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। वही, जब खराब होगी अंदर एक्सेस बनेगी, एक्सेस बनेगी तो एटीएस बनेगी, फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस कैन लीड टू फिलिपियन ट्यूब की ब्लॉकेज, तो इनफर्टिलिटी हो जाए।
मैंने कहा नहीं ये काम खराब है, फिर हमने फ्लाइट डिले करवा के उसका अपेंडिसाइटिस मैंने उसी दिन रिमूव करा। तो अपेंडिसाइटिस का मेन स्टेट ट्रीटमेंट ही अपेंडिसाइटिस, चाहे जो मतलब जितना मर्जी कहता रहे कि एंटीबायोटिक्स दो उसको, सिफोक्सिडीन, सेफोजोल, मेट्रोनिडाजोल, एम्पियो रखो है, हाइड्रेट करो, इम्प्रूव हो भी जाते हैं पेशेंट्स। बड़ी दफा जब आपका दिल नहीं ना कर रहा होता पेडिसेक्टमी करने को, सुबह 4 बजे पेशेंट आ गया, ओटी फ्री नहीं है और पेशेंट एनपीओ भी नहीं है, हमारे यहाँ सबसे पहले को पेशेंट में दर्द होता क्या काम करते हैं? बोतल पिला, स्प्राइट स्प्राइट पीता है ना पेशेंट, और गैस चेस्ट हुई है वो ठीक हो जाएगी ना। तो एनपीओ कोई नहीं होते कोई। हमने एक दफा अपेंडिसाइटिस को थोड़ा डिले किया था, मरीज ने ओटी के बाद हमने अपेंडिक्स करी, उसको अंदर लेके जाना, बाहर बेटा सिगरेट पी रहा हो। लगा ये अच्छा वो, मैंने कहा यार ऑनेस्टली मैंने कहा मैंने नहीं करना है इसका ऑपरेशन। तो यार वो सिगरेट ही पिया उसने, उसके पेट में तो कुछ नहीं, कहता नहीं ये एनपीओ तोड़ देता है। सिगरेट स्मोकिंग इज आल्सो ब्लॉकिंग ऑफ एनपीओ अकॉर्डिंग टू सब हमारे कुछ नसीजिया के दोस्तों के बकौल। ठीक है, तो ऐसे ही जुगल चलते रहते हो। ठीक है, देन हमारा ये एक बर्न है, बर्न हमारा आखिरी टॉपिक है, बाकी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका मैं आपसे टेस्ट में ही पूछूंगा। बर्न की वाली जो पिक्चर है ना, इसका आप लोगों से पूछा जाता होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट मीन्स कि आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, सेकंड में आपकी डर्मिस की इन्वॉल्वमेंट भी आना चाहिए, तो थर्ड डिग्री के अंदर जो है वो डर्मिस से नीचे काम चला गया हुआ है, और फोर्थ डिग्री का मतलब है कि नीचे मसल्स तक पूरी स्किन जाती है। अब देखो, अगर सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो, गर्म गर्म कोई चीज पड़ जाए, एक आंवला सा बनता है, उससे सिर्फ ऊपर से एपिडर्मिस उतरती है, नीचे से बिल्कुल वो चला फटे नीचे ठीक हो जाता है। ये भी मेरे पिछले दिनों हुआ था, ये ठीक हो जाता है। हाँ, बस नसल नसल लगता रहता है खाना बनाते हुए कोई चीज, हाँ हल्का सा हाथ टच हुआ, ठीक है, लेकिन वो टच लंबे देर के लिए हो जाए, डैमेज डीपली जाएगा। अब सेकेंड डिग्री बर्न हो, सेकेंड डिग्री बर्न में होगा क्या कि आपका जो हेयर फॉलिकल है वो भी जल जाएगा उस एरिया पे। अगर सिर्फ सुपरफिशियल बर्न हो तो वहां पे बाल वापस आ जाएंगे, अगर सेकेंड डिग्री बर्न हो तो बाल वापस नहीं आएंगे। ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न हो तो डेफिनेटली बाल वापस नहीं आएंगे, और साथ ही इस पेशेंट का अब जो ट्रीटमेंट है वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वुंड है वो आसानी से हील नहीं होता, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ तक सही नहीं पहुंचते, वुंड क्लोज नहीं हो पाता आसानी से, वो थिकनेस के अंदर और मुसीबत होती है, क्योंकि उस बाद में फिर उसको पैच लगाना पड़ता है। ठीक है, वन की एक तो ये कैटेगरी आप लोगों को याद होनी चाहिए। दूसरा, जब स्किन इज आवर मेजर ऑर्गन, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, पता ना आपको इस बात का, सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का क्या है? स्किन है। स्किन हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, स्किन हमारी हमें ढेर सारी इन्फेक्शन से बचाता है। अगर स्किन ना हो उस एरिया से क्या होता है, ब्लड सिक्रीशंस रिस्की रहती है। तो बर्न का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फ्लूइड, तो इसकी मैनेजमेंट का भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फ्लूइड मैनेजमेंट। तो बर्न किसी पेशेंट को हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उसमें हम लोगों ने देखना होता है एरिया कितना इन्वॉल्व है। तो ये रूल ऑफ 9 एग्जाम में पूछते होते हैं अक्सर औकात के, रूल ऑफ 9 हमारी चेस्ट का 9 है, पेट का 9 है, बैक ऑफ द चेस्ट का 9 है, बैक ऑफ द चेस्ट का 9 है, पूरे अब बाजू का 9 है, दोनों बाजू का 9 9 है, पूरे सर का 9 है, तो थाई का फ्रंट का भी 9 है, बैक का भी 9 है, तो 11 9 बनते होते हैं, ये 99 ऑलमोस्ट बन जाता है, तो 100% लोग इसको इधर याद कर लेना। ज्यादातर औकात अगर आपको इम्तिहान में सवाल आता होता है ना बर्न का, तो एरिया निकाल के देते हैं कि 30% बर्न है पेशेंट, मेरी 30% बर्न का मतलब है कि बॉडी अच्छा खासा नुकसान हो गया, क्योंकि 10% से ऊपर जाए ना पेशेंट तो वो ज्यादा सिक बर्न में आ जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गई, कोई घर में आग लग गई, कोई तेजाब ऊपर गिर गया, ठीक है, या किसी ने कोई दुश्मनी निकाल दी, ठीक है, तो मेन मैनेजमेंट फ्लूइड मैनेजमेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्क प्लान फार्मूला, पार्क प्लान फार्मूला दिया हुआ था, ये रहा।
पार्कमेंट फार्मूला क्या हम लोग क्या काम करते हैं कि हमने फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालनी है, जो कि हमने 24 घंटों में देना है। वो क्या होता है कि पेशेंट्स वेट निकालना है, 72 kg का बनता है। बॉडी सरफेस एरिया निकालना है, कितना बर्न हुआ है, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट किया 70 kg का बनता है और उसका 10% एरिया बर्न हुआ है, तो 700 हो गया। इसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 से। तो 2800 फ्लोर मिला है। 2800 फ्लोर जो हमने 24 आवर्स में देना है। 24 आवर्स में कैसे देना है, इसका जो 50% है फर्स्ट 8 आवर्स में और रिमेनिंग 50% अगले 16 घंटे। मीन्स के 800 का 50% कितना होगा। कभी सेल पे सूट नहीं खरीदा, फौरन कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 30% ऑफ लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1000 रुपये का सूट और 30% ऑफ लगा हुआ तो कितने का सूट बनेगा, 700 रुपये है। 2400 का सूट है और 50% ऑफ में मिल रहा है तो कितने का हुआ, 1200 का। तो 2800 का 50% कितना हुआ, 1400। तो 1400 हमने कितनी देर में देना है, पहले 8 घंटे में, और बाकी 1400 हमने कब देना है, अगले 16 घंटे में। तो बर्न का ये पार्कलाइन फार्मूला 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। तो ये कैलकुलेशन अक्सर औकात इम्तिहान में आई होती है। बर्न की कैटेगरीज आई होती हैं और बर्न का ये पार्कलाइन फार्मूला आया हुआ होता है। तो बर्न बर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछते हैं।